बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कौन से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हुई, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और हम ये देखेंगे कि मिल्किन आयरन ड्रॉप मेथड की मदद से किस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिटरमाइन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की जो है वो हेडिंग दिख रही होगी। नीचे मैंने लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बाद में हुई, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई 1920 के अंदर, जब रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन को नाम दिया। न्यूक्लियस की डिटरमाइन लोकेशन को उसने फाइंड आउट किया और अपना जो मॉडल देने के बाद 1920 में उसने ये भी कहा कि जो मास है ना, एटॉमिक मास, वो खाली जो है वो प्रोटॉन पर मुश्तमिल नहीं है। न्यूक्लियस में कोई एक ऐसी चीज़ भी है जो इसके मास को जो है वो बैलेंस करके रखी हुई है। ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन जेम्स चैडविक आए। उन्होंने 1932 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसके जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल को प्रूव किया और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी लिया फिजिक्स के अंदर 1935 के अंदर। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? सबसे पहले जो है उसने यहाँ पर एक लेड ब्लॉक लिया। ठीक है। उसके यहाँ पर जो था एक पिन होल था। ठीक है। ये होल क्या था? ये प्लोनियम या रेडियम हो सकता है। ठीक है। ये क्या होता है? ये सोर्स होता है हीलियम का। हीलियम एक्चुअली जो होता है वो हीलियम आयन जो होता है उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल एमिट हुए। ठीक है। उसके बाद इसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर नेक्स्ट बेरिलियम टारगेट लिया। जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस बेरिलियम टारगेट के ऊपर आकर जो है वो स्ट्राइक किए तो यहाँ से कुछ न्यूट्रॉन्स निकले। फिर ये न्यूट्रॉन्स जो है यहाँ से इस चार्ज डिटेक्टर के थ्रू हमें पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो ना इलेक्ट्रॉन्स हैं ना प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो ये हमें चार्ज डिटेक्टर ने बताया। हम चार्ज डिटेक्टर में जो है गैस फील्ड चैम्बर को भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल या कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये कि हम इन न्यूट्रॉन को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम इनके आगे जो है एक पैराफिन वैक्स रख दें। लाजमी बात है, जब न्यूट्रॉन पैराफिन वैक्स के ऊपर आकर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से जो है वो हाई स्पीड प्रोटॉन्स एक्सल मतलब निकलते हैं। ये जब न्यूट्रॉन आता है, जब ये न्यूट्रॉन यहाँ से इस पैराफिन के ऊपर आया, इसने यहाँ से इसके प्रोटॉन्स को बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया, नॉकआउट किया इसके प्रोटॉन्स को कि यहाँ से जाओ भाई। तो इससे भी हमें पता चलेगा। यानी कि यहाँ से इसकी डिटर्मिनेशन दो प्रोसेसेस से आप कर सकते हैं। एक इस तरफ को अगर न्यूट्रॉन जाए और एक इस तरफ डिटेक्टर की तरफ से को जाए। ये दोनों अलग अलग हैं। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं कर देना कि पैराफिन वैक्स और डिटेक्टर दोनों इकट्ठे होकर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये तो बात होगी इसके एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये आपको नज़र आ रही होंगी सामने स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिके ऑफ न्यूट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन डिके करता है, होता क्या है एक्चुअली? जब एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके करता है तो उसके रिजल्ट में एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, साथ एक न्यूट्रिनो का पार्टिकल बनता है। बहुत स्मॉल मास का होता है। देखिए उसके ऊपर 0 0 लिखा हुआ, ना इसके ऊपर चार्ज है ना इसका कोई इतना खास मास है। होता क्या है एक्चुअली? ये जो साइड में जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, कि जब बीटा रेडिएशंस इमिट होती हैं, तो आपको पता ही होगा जब बीटा रेडिएशंस इमिट होती हैं, आपने अपनी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 1। ठीक है। प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाता है और ये तो खुद ही बीटा रेडिएशन है। और लेकिन वो कहता है मास सेम रहता है। अब प्रोटॉन 1 बढ़ गया तो फिर मास भी 1 बढ़ना चाहिए। मास क्यों नहीं 1 बढ़ता? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो 1 कम हो गया। न्यूट्रॉन का ही तो डिके हुआ है। जब न्यूट्रॉन डिके हो गया, एक न्यूट्रॉन खत्म हो गया, उसके रिजल्ट में एक तो बीटा रेडिएशन हमारे पास आ गई, उसको तो हम वैसे स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एटम आएगा ना, उसका प्रोटॉन 1 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ उसके मास के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप ये सोचें कि एक मास है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन, अगर मैं एक यहाँ पर कोई गेम करवाती हूँ, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन मेरी 5 है, मेरी दोस्त की भी 5 है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ अपनी दोस्त से 1 ले लूँ, ठीक है, और मेरी कंट्रीब्यूशन हो जाए 6, उसकी हो जाएगी 4, तो मास के ऊपर तो फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो 10 की 10 ही रहने वाली है। इसी तरह से यहाँ पर अगर एक न्यूट्रॉन कम हो जाए और एक प्रोटॉन बढ़ जाए तो मास के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मास तो उसी तरह ही रहेगा। तो ये डिके ऑफ न्यूट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी जो है वो इतना समझ में नहीं आता जल्दी, तो मेनली यहाँ होता ये है। नेक्स्ट इसकी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और जो होते हैं प्रोटॉन्स, वो आयनाइज करते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है। इसके ऊपर एटलीस्ट चार्ज नहीं होता तो ये आयनाइज प्रॉपर्टी इसकी ऑलमोस्ट 0 होती है। पेनिट्रेशन पावर इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, पेनिट्रेट करना, ठीक है, उस चीज़ से गुजर जाना, इसके अंदर ज़्यादा ये होता है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हमने पैराफिन वैक्स को लिया था तो उसने क्या किया था, वहाँ से हाई स्पीड प्रोटॉन्स, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी हमने पैराफिन वैक्स वाला देखा भी है।
ये देखिए जी पैराफिन वैक्स, ये जब न्यूट्रॉन ने आकर इस पैराफिन वैक्स के ऊपर स्ट्राइक करना है तो यहाँ से हाई स्पीड प्रोटॉन्स निकल रहे हैं ना, तो ये वो बात कर रहा है वहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों नहीं शो करता डिफ्लेक्शन? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन आपने इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को एक और पॉइंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अक्सर बच्चे ये पॉइंट पढ़ते हैं और अपने जहन में कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं कि फिर डिटेक्टर भी इसको डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है। अभी अभी जो हमने पीछे डायग्राम बनाई थी उसमें हमने चार्ज डिटेक्टर यूज़ करके बताया था कि ये न्यूट्रॉन है। ये देखें जी चार्ज डिटेक्टर, अभी अभी हमने चार्ज डिटेक्टर यूज़ करके बताया था कि यहाँ से जो बेरिलियम टारगेट से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रॉन है, ना वो इलेक्ट्रॉन है ना वो प्रोटॉन है। अगर चार्ज डिटेक्टर से डिटेक्ट ना करता तो हम कहते कि यहाँ पर न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चले ये बात तो होगी क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रॉन्स की दो टाइप हैं, एक फास्ट है एक स्लो है। सबसे पहले हम फास्ट वाला देख लेते हैं। फास्ट वाले की एनर्जी कितनी है? 1.2 मेगा 10⁻⁶ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इवन इससे भी ज़्यादा। ये कम इफेक्टिव होता है। क्यों होता है कम इफेक्टिव? अच्छा, जब हम मेरे उस्ताद मोहतरम ने हमसे क्वेश्चन किया ना कि स्लो न्यूट्रॉन जो होता है ये इफेक्टिव होता है और फास्ट न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता इफेक्टिव, तो मैंने आगे से उन्हें यही जवाब दिया था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उस वक्त जब था ना तो मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों यही कोट आई। तो अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको जो है उसको इसी तरह से याद करना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा सीन नहीं है यहाँ पर। ये हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये खरगोश के चश्मा थोड़ी है। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये लेस इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये फिशन रिएक्शन के अंदर जब भी हम कोई फिशन रिएक्शन करवाते हैं, अब आपने जो है ना इस फिशन को भी फ्यूजन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फ्यूजन ज्वाइनिंग होती है वो सन के ऊपर इस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। जो फिशन रिएक्शन है ना वो मेनली हो रहे हैं जब न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक करता है, उससे फिर वो 3 पार्टिकल्स निकलते हैं, फिर वो आगे 3 न्यूट्रॉन छोड़ देते हैं और ठीक है, इस तरह डिवीजन होती जाती है। तो यहाँ पर अगर वो फास्ट तेज़ी से आ रहा है तो वो क्या करेगा? वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर वो सही जगह पे जाके नहीं लगा तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर वो स्लो होगा ना, तो अगर वो एक दफ़ा सही जगह पे नहीं लगा तो वो अपनी सुस्ती की वजह से बेचारा वहीं पे गर्दिश खाता खाता सही जगह पहुंच ही जाएगा। फिर फिशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली होगा। अगर हम इसे एज अ प्रोजेक्टाइल किसी रिएक्शन के अंदर यूज़ करें, किसी के ऊपर इसको जो है वो करवाएं इसकी स्ट्राइक, तो ये हमें हमेशा अल्फ़ा पार्टिकल देते हैं। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको करवाया नाइट्रोजन के ऊपर फास्ट को, तो इससे हमें ये हीलियम एक अल्फ़ा पार्टिकल मिला और साथ बोरॉन मिला। ठीक हो गई ये बात। इन रिएक्शंस को याद करने का तरीका यही है कि आप इस नाइट्रोजन और ये जो न्यूट्रॉन आया फास्ट, आपको पता है यहाँ से एक हीलियम ने निकलना है, तो आप क्या करें, 14 + 1 15 कर लें, नीचे 7 कर लें। तो अब 15 में से अगर आप 4 निकाल दें तो बाकी बच जाएंगे 11। कोई भी आप यहाँ पर x रख लें, उसके ऊपर लिख दें कि 11 है। पीछे आपने जो है वो 2 और निकाल दिए, ये बच गया 5। तो आप फिर इस स्ट्रक्चर को अपने जहन में रिवाइंड करेंगे कि किसका स्ट्रक्चर है, तो फिर आपको याद आ जाएगा ये बोरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट लो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखते हैं, बहुत कम। वो देखिए वो बेचारा मेगा के अंदर बैठा हुआ है और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सिर्फ ज़्यादा इफेक्टिव इसीलिए होती है क्योंकि क्वेलिंग करके जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, इस तरह से इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। अगर हम इसे एज अ प्रोजेक्टिल किसी रिएक्शन के अंदर यूज़ करें तो ये याद रखना है, हमें अल्फ़ा पार्टिकल नहीं देंगे बल्कि हमें बीटा या गैमा रेडिएशन देंगे। अब नीचे यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है, इसमें पहले ये देखिए कॉपर है, इसके ऊपर स्लो आके गिरा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर उसका जो है वो न्यूट्रॉन आके गिरने की वजह से जो है उसका मास जो है वो 1 नंबर इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है जब इसका मास इंक्रीज़ हो गया, नीचे वाले देखिए प्रोटॉन नंबर सेम है ना, तो इसको मैंने कहा ये दोनों आपस में आइसोटॉप्स हैं। और यहाँ पर जो है अल्ट्रावायलेट या यहाँ आप कह सकते हैं गैमा रेडिएशन, सॉरी गैमा रेडिएशन यहाँ पे एमिट हुई है। तो अभी अभी हमने कहा कि जब ये एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसका जो है प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, उस बात को भी आपने यहीं पे रिवाइंड कर लेना है। और देखिए मास सेम ही रहेगा। अब जब यहाँ से एक बीटा निकला है तो यहाँ पर मास जो है वो सेम ही रहा है, 66 है और ये भी 66 है। और हमें पता है जब मास सेम हो तो हम उन्हें कहते हैं आइसोबार्स। अब अगर आपको आइसोटॉप्स आइसोबार याद करने में ना मुश्किल हो रही है तो आप मेरी जो है वो स्टीशियोमेट्री वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने साथ में निमोनिक के साथ बताया कि इनकी किस तरह से जो है वो याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है कि ये और ये दोनों पार्टिकल्स जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब इस तरह का फ्लो चार्ट जो है वो हमने हर जगह ही तकरीबन देखा है, ठीक है। इस तरह का फ्लो चार्ट तकरीबन हमने हर जगह ही देखा है। जब हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ की इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, तो उसमें हमने ये देखा। तो अगर हम न्यूट्रॉन की करें तो इसका चार्ज ज़ीरो है, रिलेटिव चार्ज भी ज़ीरो होगा। मास इसका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। उसके अंदर था 1.672, ठीक है, इतना था। इसके अंदर 1.675, तो इसका थोड़ा ज़्यादा होगा। ये केजी के अंदर अगर पेपर में आपसे ग्राम के अंदर पूछा हो तो घबराना नहीं है, आपने इसको जो है -27 से -24 में ले जाना। अगर AMU में पूछें तो ये भी 1.0087 है। और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब जो है वो आप देखें, ये कुछ जनरल ट्रेंड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं मासेस के लिहाज से। अभी अभी हमने जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। अगर आपको नहीं याद आ रही तो मैं अभी 1 मिनट रुकें, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, रुके, मैं इनको ना रोटेट करती हूँ। आप भी चाहें तो इसे रोटेट कर लें। अभी जो हम इनकी जो है वो देखने वाले हैं ना जनरल ट्रेंड, उसमें आप देख लें, ये मास देख लें सबके, AMU के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, ये इनका रिलेटिव चार्ज देख लें, इनके कूलम चार्ज देख लें। तो अभी हम वापस चलते हैं उन ट्रेंड्स के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या जो है वो इनकी वजह से उसके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर मास है। मैं 3-4 दफ़ा बात कर चुकी हूँ इसके ऊपर कि न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा कम जो है वो प्रोटॉन है, और उससे 1836 या 37 टाइम्स कम किसका? इलेक्ट्रॉन का। जब हम E/m करेंगे, ठीक है, मैंने आगे भी आपको बताया था कि E/m का क्या सीन होगा। यहाँ पर अगर आप देखें E/m की कोई भी वैल्यू आती है तो वो वैल्यू मास के इन्वर्स में है। तो ये ट्रेंड बिल्कुल उलट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड बिल्कुल उलट हो जाएगा जब हम इसको यहाँ पर डील करेंगे E/m के अंदर। इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, यानी कि सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू किसकी होगी? जिसका मास सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, आयनाइजिंग और पावर और पेनिट्रेशन पावर। आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, इनका एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कैथोड पार्टिकल्स या गैस को सबसे ज़्यादा आयनाइज यही करते हैं। उसके बाद जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन, वो आ जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन। ये तो हो गया इसका सादा सा ट्रेंड। अब इसका बिल्कुल उलट क्या है? पेनिट्रेशन। इसमें न्यूट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है। अब आप मुझसे एक कहोगे कि न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन क्यों नहीं आया यहाँ पर? तो अगर आपको याद हो, जब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेस की, वहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ी थी। रुके, मैं आपको वो लाइन दिखाती हूँ। आप जब वो लाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोटॉन से ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर इसकी है। और केमिस्ट्री वैसे ही बुक ऑफ एक्सेप्शन है, तो आप इसको बुक ऑफ एक्सेप्शन के अंदर लिख लिया करें। एक रजिस्टर मैं तो कहती हूँ केमिस्ट्री के लिए बना लें, जिसमें सारी एक्सेप्शन आप जो है वो लिस्ट बाय लिस्ट इन लिस्ट करते जाएँ उसके अंदर। ये रही वो लाइन जो हमने की थी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज की। यानी कि इनके अंदर एबिलिटी होती है पेनिट्रेशन की, बहुत कम होती है, सिर्फ एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉइल के अंदर, मेटेलिक शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड फॉइल। और इवन ऐसा भी होता है कि समटाइम्स जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। और लेकिन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन की पावर किसके अंदर होगी? न्यूट्रॉन के अंदर। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी हमने लिखा है, अभी भी देखा है। तो ठीक होगी, ये सारी जो है वो आपके पास जनरल ट्रेंड आ गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल है प्रॉपर्टीज़, वो हमें कहाँ कहाँ से मिली है वो देखते हैं। ये है उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये जो थी ना कि कहाँ पाया जाता है, ये हमने जब अब जितनी प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ी हैं यहाँ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अलग, प्रोटॉन के अलग, न्यूट्रॉन के अलग हमने लिखा है कि ये यहाँ यहाँ है। तो ये हमें कैसे पता चला बच्चे? ये हमें बताया रदरफोर्ड ने। ये वाला पास्टुलेट हमारे पास आया रदरफोर्ड से। उसके बाद ये जो चार्जेस है ना, ये हमारे पास मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड से आई। उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बताया था, बाकी हमने खुद एज्यूम कर लिए। रिलेटिव चार्ज भी इसी के साथ ही कवर अप हो गए। फिर हमने इन रिलेटिव चार्जेस थे जो हमें जे थॉमसन ने दिया था E/m, उस E/m वैल्यू को हमें पता था, जे थॉमसन ने उसकी वैल्यू हमें बता दी, और अभी हमारे पास E भी आ गया। जब हमारे पास वैल्यू भी है और हमारे पास जो है वो E है, यानी कि चार्ज की वैल्यू भी है, तो हम वहाँ से जो है वो मास डिटर्मिनेशन कर सकते थे। तो इस तरह से जो है वो आपको सारी पढ़नी चाहिए। अब हम रदरफोर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम जो है वो जे थॉमसन का जो E/m है वो भी हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब हम देखेंगे कि मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए किस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। ये है जी हमारे पास मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड। इसने मेजरमेंट की थी चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के। ये इसका मैंने छोटा सा एक अपरेटस बनाया है, ऊपर एक नोड है, नीचे एक है, ठीक है। और यहाँ से
जो आप है ना, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जैसे इसी तरह से कोई बंदा बैठा हुआ माइक्रोस्कोप से देख रहा है यहाँ जो पार्टिकल्स आए हैं, ठीक है। पार्टिकल्स कहाँ से आए, ये एटोमाइज़र लगा हुआ है, यहाँ से ऑयल ड्रॉप आए हैं, ठीक है। यहाँ इनके ऊपर फिर एक्सरेज गिराई गई हैं ताकि आयनाइज हो जाए, यहाँ इन चार्ज पार्टिकल्स को चार्ज मिल जाए, सॉरी इन ऑयल ड्रॉप्स को पार्टिकल जो है न्यूट्रल इनको चार्ज मिल जाए, ठीक है। 1909 के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब ये सिर्फ यहाँ से मैंने ऑयल नीचे 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 फेंका है, ठीक है, वो आराम से आ गया तो उसकी वेलोसिटी डिपेंड की फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या मैंने एक्सरेज लगाकर जो है वो इनको पार्टिकल को चार्ज अप किया, तो दो फोर्सेस लगी, एक फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है, वो फोर्स थी अपवर्ड जिसे कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स, एक थी डाउनवर्ड जो कि ग्रेविटी की पहले भी अक कर रही थी। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं ग्रेविटी की फोर्स तो लगेगी, और वो लगती भी ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही है। तो यहाँ पर जो है वो उसकी वैल्यू मैंने पुट की, फोर्स जो इलेक्ट्रिक थी वो क्यू थी और जो दूसरी थी वो एम थी। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, V1 ओवर V2 mg ओवर ये इसी तरह से नीचे आ गई, जो वेलोसिटी दूसरी होगी वो डिपेंड करेगी अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा उसके ऊपर। अब यहाँ पर हम V1 और V2 ये जो माइक्रोस्कोप लगाया है इससे हम देख लेंगे कि कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। जी की वैल्यू हमें पता होती है 10 होती है, ठीक है, ये 9.8 अक्सर उनमें से लेते हैं। और जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी हमें पता ही होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ तो हमेशा नोन ही होती हैं। उसके अलावा हम मास डिटर्मिनेशन यहाँ पर किस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करने के बाद हम देख लेंगे कि उसका कितना मास है, या यहाँ पर जब वो सस्पेंड होगा तो उसको जो है वो मेजर कर लिया जाएगा। अगर हमें अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के अंदर सब चीज़ें पता है, सिर्फ ई नहीं पता, स्मॉल ई चार्ज, तो हम वो वैल्यूज़ जो है ये वाली सारी उसके अंदर पुट करके ये फाइंड कर लेंगे। तो 1 ही हमारे पास आ गया, कितना, 1 ही हमारे पास आ गया यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हमें पता करना हो एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वाला जो 1.6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कूलम के साथ, वहाँ जाके डिवाइड होगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1.62 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें ई ओवर एम वैल्यू पता है जे थॉम्सन वाली, और हमारे पास ई भी आ गया। फिर इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स का अलग अलग से मास निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगी कि समझ आ गया होगा, फिर भी कोई पॉइंट्स ना समझ आए तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो अभी हमने ये सारा कुछ स्टडी किया है, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और जो कहते होते हैं सब के लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सदका जारिया समझ के कर दे वो सारा कुछ। अल्लाह हाफिज़।